वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और ये जो एक वीडियो है, एक लंबे समय के बाद ये वीडियो आ रही है, रामानुजन नेशनल मैथ्स चैलेंज, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RNMC। तो ये RNMC के लिए एक वीडियो प्रिपेयर की गई है, और ये जो वीडियो है ये एक्चुअल में मॉक टेस्ट पेपर बेस्ड होगी। इसमें हम लोग समझेंगे कि जो मॉक टेस्ट हमारा है, मॉक टेस्ट का मतलब पहले समझ लेते हैं। इसे मॉक टेस्ट बोले या फिर मॉडल पेपर बोले? क्या कहा? मॉक टेस्ट बोले या फिर हम बोले मॉडल पेपर, दोनों का सेम ही मीनिंग होगा। ठीक है। मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर की चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे एक आइडिया मिल पाए कि हमें एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये जो मॉक टेस्ट पेपर है, ये मॉक टेस्ट पेपर इंक्लूड करेगा CPQS को। CPQS एक वीडियो शायद इसके ऊपर बना दिएगा, नहीं बनाइए तो नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद होगी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा MPTS, दोनों क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बगैर कुछ लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो वीडियो आ रही है ये शुभांशु जी की तरफ से है, और ये आई थिंक क्लास 9th के स्टूडेंट हैं। बहुत ही डिवोटी पर्सन है और बहुत ज़्यादा सिंसियर लगते हैं, बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा सिंसियर हो गए हैं। कमेंट आप देख रहे हैं सर, आपने कहा था कि RNMC की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी सर, फिर क्यों नहीं हुई है? टाइम भी काफ़ी कम है। तो शुभांशु जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास समय की थोड़ा सा कमी होती है, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हालांकि मुझे अच्छा भी लगता है कि आप जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिनको मैंने कभी देखा नहीं, और शायद आप भी मुझे नहीं देखे होंगे, लेकिन अच्छा ये लगता है कि आप लोग इतने सिंसियर हैं कि जिस एज में लोग यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं उस एज में आप मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं। इस कमेंट को मैंने इसलिए यहाँ पर अटैच किया हुआ है क्योंकि इसके पहले की काफ़ी कन्वर्सेशन हुई जिसमें शुभांशु ने कई बार मुझसे कहा और मैं पेंडिंग में डालता गया। एक्चुअली मैं मतलब रियल में पेंडिंग में नहीं डालता हूँ, लेकिन समय एक में वो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा डिले हो जाती हैं। तो ये जो पूरा वीडियो है, ये पूरा वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है शुभांशु के लिए, और ये उन्हीं की स्पेशल रिकमेंडेशन पर इस वीडियो को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। और देखते हैं कि आगे मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। ये कमेंट जहाँ पर किया गया था वहाँ का ये लिंक भी मैंने दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने ये रहा। बोला इन अ फैमिली अ कपल, एक फैमिली की बात हो रही है। और एक जब फैमिली की हम बात करते हैं तो फैमिली में आपको पता है मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर और भी जो अदर कैंडिडेट्स हैं सब इंक्लूड होते हैं। अ कपल, कपल का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ। ठीक है। हैज अ सन एंड अ डॉटर, तो कुल मिलाकर के कपल यानी हस्बैंड वाइफ हो गए, हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गए, फिर सन हो गए, और फिर डॉटर हो गई। द एज ऑफ फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। द एज ऑफ फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। तो एक तो हमको यहाँ पर फादर दिख रहे हैं, दूसरी हमको यहाँ पर डॉटर दिख रही हैं। ठीक है, दो लोग हमें देखने को मिले। फिर बोल रहा है एंड द एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ हिज मदर। फिर हमें देखने को मिलते हैं क्या? सन, और हमें देखने को मिलती हैं मदर। 4 लोग। ठीक है। वाइफ इज 9 years यंगर। अब ये मत सोचना है कि एक हमें वाइफ भी देखने को मिल गई, भैया वाइफ देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वाइफ जो है वो एक्चुअल में जब फादर के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे मदर को, तो ये जो मदर है ये फादर की मदर नहीं है, बल्कि फादर की क्या होंगी? वाइफ होंगी। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम को घुमाने की कोशिश की गई है। और फिर बोल रहा है वाइफ इज 9 years यंगर टू हर हस्बैंड एंड ब्रदर इज 7 years ओल्डर देन ए सिस्टर। अब मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ब्रदर और सिस्टर में क्या रिलेशन है। व्हाट इज द एज ऑफ मदर? मदर की एज हमें पता करनी है, तो हमने मान लिया लेट द एज ऑफ मदर। मदर की जो एज है वो कितनी होगी? एक्स होगी, ऐसा हमने मान लिया है। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करते हैं। यहाँ पर बोला गया है द एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ हिज मदर। जो पुत्र होगा यानी जो लड़का है वो मदर की एज का हाफ है, यानी x/2 हो गया। फिर बोला जा रहा है द एज ऑफ फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। एज ऑफ फादर, फादर की एज जो है वो डॉटर की एज का 3 times है। ठीक है, तो डॉटर की एज पता कर लेते हैं। डॉटर के एज के लिए कहा जा रहा है ब्रदर इज 7 years ओल्डर देन ए सिस्टर। जो भाई है वो कितने साल बड़ा है? 7 साल बड़ा है। किससे? अपनी सिस्टर से।
तो इसका मतलब जो सिस्टर है, जो डॉटर है, वो 7 साल छोटी हो जाएगी। किससे? भाई से। तो भाई से 7 साल छोटी हो गई। और अब जो फादर है उनको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। 3 टाइम्स हैं किसके? फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज डॉटर। तो यहाँ से 3x/2 माइनस 7। ये तो एक मोटी मोटी 4 चीजें हमने गेन कर लिया है। क्वेश्चन को और आगे देखते हैं। वाइफ इज 9 ईयर्स यंगर टू हर हस्बैंड। यानी वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से कितने साल छोटी हैं? 9 साल छोटी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो डिफरेंस है वो 9 ईयर्स का है। तो यहां से हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अब हम बताते हैं कि एज ऑफ फादर, क्या कहा? एज ऑफ फादर माइनस, फिर हमने क्या लिखा? एज ऑफ मदर। और यहां से ये जो हमें देखने को मिलेगा वेरिएशन, ये 9 ईयर्स का होगा। एज ऑफ फादर इज नोन एज 3x/2 माइनस 7 माइनस एज ऑफ मदर इज x equal 9. Now we can multiply by 3 inside the braces. Then 3x/2 minus 21 minus x equal 9. Now we can consider these two terms. Then 3x/2 minus x and transfer minus 21 from LHS to RHS, then this sign will be changed, and this is known as 3x/2. Take an LCM and get the x/2 is equals to 30. This implies that x is equals to 60. Then x is actually the age of mother, so mother is 60 years old. Then which option is correct? Option D is correct. Mother is 60 years old. I hope you know very well how can we solve this question. In a question number 2, train A of length 50 meter crosses another train B of length 200 meter. Then there are the two trains, train A, next is train B. The length of the train A, the length of train A is 250 meter, and second, the length of train B is 200 meter, which is approaching towards A. Means train B is approaching towards A. So we consider the direction. Then train B approaching towards A. It means the both have the opposite directions. Both trains have opposite directions. Then if train A is coming from east, then train B is coming from west. तो कुछ इस तरह से ये रिलेशन मेंटेन हो रहा है. The speed of the train विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। और ये जो विद स्पीड दिया गया किसके लिए है? देखो यहाँ विच लगा हुआ है, और विच का मतलब जो है, और जो का मतलब हमेशा सेकंड वाले से होगा। तो यहां से जो हमको स्पीड दी जा रही है, वो स्पीड हमको यहां पर दी जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखो एक चीज का थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर हो रहा है। आहा, गलत है। ये बी की स्पीड है। ये किसकी स्पीड है? बी की, 36 किलोमीटर पर आवर। और एक चीज यहाँ पर आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं कि ये मीटर है और यहाँ पर है किलोमीटर पर आवर। तो जो मीटर है ये किलोमीटर है, तो आप जानते हैं कि मीटर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड, क्या कहा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई कराना होता है 5/18 से। तो इसका मतलब कि अगर इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 36 इंटू 5/18, देन वी गेट द 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज नोन एज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये जो स्पीड है ये किसमें है? ये है किलोमीटर पर आवर में। फिर बोल रहा है ट्रेन ए क्रॉसेस अ कार ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, देन थर्ड इज नोन एज कार, और इसका भी वही डायरेक्शन है जो डायरेक्शन ए का है। दिस इज नोन एज दिस एज दैट ऑफ ट्रेन ए, and speed of the car is 54 kilometer per hour. 54 kilometer per hour. In this situation, we can replace the 36 by 54 and now multiplied by 5/18. 18 3 ja 54, then we get the 15. This is known as 15 meter per second. Find the ratio of the time taken by train A. We have to consider the time, ratio of time, and ratio of time means
train A crosses the car, train A crosses the car, we consider the A plus C, and ratio train A to cross the train B, we consider the A plus B. It is a note point then the plus sign is not representing the addition, but this is just type of the symbol by which we can bifurcate the difference between the A plus means the ratio of the time taken by train A to cross the car and the train B. तो यहां से अब हम लोग देखते हैं, यहां पर आगे दिया गया है जो स्पीड ए की है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 फिर हमने ले लिया 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 5 4 जा 20, देन वी गेट 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर जो भी चीजें चल रही हैं, कि एक मॉडल पेपर है इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा थ्योरी को, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी होने लगेगा। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे ये ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जाएंगे और आप देखेंगे कि पिछले सालों में मैंने ट्रेन एक टॉपिक पढ़ाया होगा, कई वीडियोस उसके देखने को मिल जाएंगे, हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएंगे। जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो आप उस लैंग्वेज में उस टॉपिक को देख सकते हैं। मेरे पास समय होगा तो डेफिनेटली मैं आरएनएमसी के लिए टॉपिक वाइज भी वीडियो प्रिपेयर करूंगा, लेकिन ये शुभांशु जी की थोड़ा सा जिद थी कि एक मॉडल पेपर होना चाहिए, इसलिए मॉडल पेपर को मैंने पहले प्रिपेयर कर दिया है। फिर आगे देखते हैं। अब हमने यहां से क्या करा, थोड़ा सा डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन का भैया पहले मतलब समझ लेते हैं। जैसे ये एक ट्रेन है, ठीक है, फिर ये उसके डब्बे रहे, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। एक दूसरी ट्रेन भी है जिसके ये डब्बे रहे, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो आप देखेंगे कि अगर हम इन दोनों ट्रेन को देखें कि लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है, तो ये दोनों की लेंथ क्या हो रही है, ऐड हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो वो अपनी लेंथ को भी क्रॉस करती है और साथ ही साथ दूसरी ट्रेन की लेंथ को भी क्रॉस करती है, और इस सिचुएशन में अपोजिट के डायरेक्शन में दोनों लेंथ क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब हम निकालने जा रहे हैं ए प्लस सी, ठीक है। ए प्लस सी के लिए एक फॉर्मूला आप जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या कहा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हमने टाइम लिया, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या आ जाती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम की वैल्यू आ जाती है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस अभी मैंने कहा दोनों की ऐड हो जाएगी ए प्लस बी के लिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो ए प्लस बी में जब दोनों की लेंथ ऐड होगी तो ये आ जाता है 250 प्लस 200 अपॉन स्पीड इसकी कितनी है, तो स्पीड भी ऐड हो जाएंगी, यानी 20 प्लस 10। ये ए और बी यानी ट्रेन ए टू क्रॉस द ट्रेन बी। अब ए एंड सी की बात करते हैं, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन के केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगी, जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो जो स्पीड होगी वो भी क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 20 माइनस 15। अब जब लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भैया एक का तो 250 है, ये बात तो समझ आती है। अब आप कहेंगे सर इसका तो लेंथ ही नहीं दिया गया है। देखो ये जब मैंने टॉपिक पढ़ाया होगा ट्रेन, तब मैंने आपको ये बात बताई होगी कि ट्रेन जब कोई एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो उसके एवरेज में नेग्लिजिबल कंसीडर होता है छोटी वैल्यू। जैसे मैंने बोला 10 लाख, तो 10 लाख के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूं 0.001 तो ये क्या है, नेग्लिजिबल है। क्यों, क्योंकि 10 लाख इज अ ह्यूज अमाउंट। सेम प्रोसेस अगर ट्रेन की हम बात करते हैं तो ट्रेन बहुत लंबी होती है, ट्रेन की लंबाई इतनी ज्यादा है कि उसके कंपैरिजन में मैन का हो गया या पोल हो गया, ये सब लेंथ क्या होती है, मतलब नेग्लिजिबल कंसीडर होती है। कार हो गई तो कार की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, और नेग्लिजिबल मतलब हम उसे अप्रोक्सीमेट शून्य मान करके चलेंगे। अब याद रखना कि ये रेफरेंस पे हो रहा है। अब यही अगर हम कार में और ह्यूमन की बात कर लें कि एक कार एक ह्यूमन को क्रॉस करती है, तो वो जब उसको क्रॉस करेगी ह्यूमन को, तो जाहिर सी बात है कि अब ह्यूमन का जो लेंथ होगा कार के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से 0 आ जाता है। अब हमें क्या देखने को मिलता है, 250 अपॉन
यहाँ से कितना 5, यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है 450 अपॉन यहाँ से कितना 30, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाता है, ये 50 आ जाता है, जबकि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 3 से कैंसिल किया, देन वी गेट दी आई थिंक 15। अभी क्या हुआ, ये 5 से भी, क्योंकि रेशियो का साइन लगा हुआ है इसलिए ये किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। 5 10 जा 50, 5 3 जा 10:3 means which option is correct? Option A is correct. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोला था ट्रू डिस्काउंट ऑन 1860 ड्यू आफ्टर सर्टेन टाइम एट 5% इज 60, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट इज ड्यू। ठीक है, तो इसे हमें समझना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा कि ट्रू डिस्काउंट होता क्या है। तो ट्रू डिस्काउंट को पहले हम लोग यहाँ से समझते हैं, व्हाट इज ट्रू डिस्काउंट, शॉर्ट में लिखते हैं टीडी। अब एक इस बात को एक इस तरह से समझो कि अ पर्सन हैज टू पे 140 रुपीज आफ्टर 5 years, मतलब एक इंसान को 140 रुपए पे करना है आफ्टर 5 years। ठीक है, एट एन इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम। ठीक है, तो 8% है, मान लेते हैं कि 8% पर एनम है। अब कहने का मतलब ये है कि जब हमने रुपए लिया 100, ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो 8% पर एनम के हिसाब से 5 साल के बाद में कितना पे कर रहा है, 140 रुपए पे कर रहा है। तो इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, 100 रुपीज एट 8% पर एनम विल अमाउंट टू 140। इसका मतलब यही तो होगा कि 100 रुपए 5 साल के लिए लिए गए और 5 years में 8% इंटरेस्ट रेट के साथ में वो कितना पे करता है, टोटल अमाउंट 140 रुपए पे करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सम ड्यू है, यानी जो 140 रुपए उसे देना है, इसको हम क्या बोलते हैं, सम ड्यू। सम ड्यू ये टर्मोलॉजी है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सम ड्यू। फिर जो जो 100 रुपीज था, इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ। और जो ट्रू डिस्काउंट होता है टीडी, वो ट्रू डिस्काउंट होता है प्रेजेंट, यानी जो सम ड्यू है उससे प्रेजेंट वर्थ को जब आप माइनस करते हैं तो आपको पता चल जाता है ट्रू डिस्काउंट कितना है। ये एक मोटे स्तर की बात है, देखो टर्मोलॉजी है ये। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बच्चा है, जैसे किसी बच्चे के स्कूल का नाम मान लेते हैं अनुराग है, और घर का नाम उसका रिंकू है, तो व्यक्ति तो वही है, बस टर्मोलॉजी थोड़ा सा चेंज हो रही है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। ये आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, सेम यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट ये टॉपिक का नाम ही है। ट्रू डिस्काउंट के नाम से आपको देखेंगे तो पिछले सालों में एक वीडियो, 2-3 वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, मेरे ही चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग आते हैं सीधे मेन प्रॉब्लम पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वर्थ हम निकालते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट वर्थ निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना है जरा देख लेते हैं। बोल रहा है ट्रू डिस्काउंट ऑन दिस, ट्रू डिस्काउंट जो है वो इतने पर जो आ रहा है आफ्टर 60, यानी कि जो 60 है ये एक्चुअल में क्या है, ये तो एक्चुअल में जा रहा है ट्रू डिस्काउंट। ये जो 60 है एक्चुअल में क्या है, ये जा रहा है ट्रू डिस्काउंट। तो टीडी एक हिस्सा हमारे पास जनरेट हुआ। अभी हम लोगों ने ट्रू डिस्काउंट कैसे निकाला था, सम ड्यू माइनस प्रेजेंट, यानी ट्रू डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, तो ये बना टीडी। अगर हमें प्रेजेंट वर्थ निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, सम ड्यू माइनस टीडी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार है। तो अब हमें प्रेजेंट वर्थ निकालना है, तो सम ड्यू, यानी इसको हटा देते हैं, सम ड्यू माइनस यहां से टीडी, ट्रू डिस्काउंट। सम ड्यू हमारे पास कितना है, वर्थ 680 माइनस 60, देन वी गेट दी 1800। व्हाट इज दिस, प्रेजेंट वर्थ, यानी पीडब्ल्यू। अब हमें क्या करना है, टाइम जनरेट करना है। फॉर्मूला हम जानते हैं, टाइम इक्वल्स टू 100 इंटू टीडी अपॉन, यहां से कितना जनरेट हो जाता है, पीडब्ल्यू यानी प्रेजेंट वर्थ इंटू रेट। यहां से 100 इंटू ट्रू डिस्काउंट की जब हम बात करते हैं तो ट्रू डिस्काउंट हमारे पास कितना आ जाता है, 60, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है, अपॉन प्रेजेंट वर्थ हमारे पास कितना है 1800 इंटू रेट हमारे पास कितना दिया जा रहा है 5%। अब इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे लगता है कि 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 ये भी कैंसिल, 6 से कैंसिल किया, देन 6 3 जा, यहाँ से 5 से कैंसिल किया, 5 2 जा, देन वी गेट दी 2/3 ईयर। ये क्या आया है, टाइम। ठीक है,
तो कितने फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट इज ड्यू, कितने समय में ये जो एक्चुअल में था 1800 वो 5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से 1860 हो जाएगा। तो 2/3 ईयर में, 2/3 ईयर को भैया ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप जानते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं, 3 4 जा 4 2 जा 8, देन वी गेट दी 8 months, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द टोटल कॉस्ट, अच्छा टोटल कॉस्ट ऑफ 83 आर्टिकल हैविंग इक्वल कॉस्ट इज 17,430, तो कुल मिलाकर के बोले टोटल कॉस्ट ऑफ 83 आर्टिकल, टोटल कॉस्ट उसको हमने बोल दिया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं सीपी। तो सीपी ऑफ 83 आर्टिकल्स कितना हो जाता है? 430। उसके बाद अगर हम यहीं से निकालें कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो भैया 17430 अपॉन 83 हो जाएगा। अच्छा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमने एक के लिए क्यों निकाला, अभी आपको पता चल जाएगा। दूसरा हमारे पास आ जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ, फिर देखो यहां से बोल रहा था टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 83 सच आर्टिकल इज 14,940, तो ये कुल मिलाकर के 83 आर्टिकल्स की हमने बात की और ये कितना आ जाता है 14940। तो यहां से सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो 14940 अपॉन 83। पूछ रहे देन इन द ट्रांजेक्शन देयर विल बी, कह रहे अगर ट्रांजेक्शन समझो पहले आर्टिकल सेम है, 83 आर्टिकल परचेस कर रहा है, 83 आर्टिकल सेल कर रहा है, खरीदता ज्यादा में है बेचता कम में है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? जाहिर सी बात है उसे लॉस होगा। तो दो ऑप्शन तो हमारे सीधे कैंसिल हो जाते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब दो बचे, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन सी। अब दो में से कौन सा सही है इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहां से हम एक चीज जानते हैं कि जब भी, जैसे इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं। आप एक पेन खरीदते हैं 10 रुपए का, आप उसको बुक स्टॉल से परचेस करके लाते हैं और जैसे ही आप उसे खरीद के लाए आपका दोस्त मिलकर अब आपने उसे 5 रुपए में सेल कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि आपको 5 रुपए का लॉस हो गया। तो जो खरीदा उसको सीपी बोलते हैं, जो बेचा उसको एसपी बोलते हैं। अगर एसपी की वैल्यू कम है सीपी से तो लॉस होगा, अगर एसपी की वैल्यू ज्यादा है सीपी से तो प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब यह है कि 10 रुपए का खरीदा, 15 रुपए का बेच दिया तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 10 रुपए का खरीदा, 8 रुपए का बेच दिया तो 2 रुपए का घाटा हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब यहां से हमको पता चल रहा है कि व्यक्ति को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस तभी होता है जब उसका सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो। सीपी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, सीपी की वैल्यू कितनी है 17430 अपॉन 83 माइनस 14940 अपॉन 83। दोनों को भैया सब्ट्रैक्ट करा देते हैं तो सब्ट्रैक्शन के बाद में हमें देखने को मिलता है 2490 अपॉन 83, और ये अगर आप देखेंगे तो 3 टाइम्स 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, देन वी गेट दी 30। अभी तो ये हमें केवल क्या पता चला है भैया, लॉस पता चला है। अब हम क्या करते हैं, लॉस के बाद अब हम जनरेट करते हैं लॉस परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर देखो चारों में ही एक सिंबल आपको देखने को मिल रहा है परसेंटेज। तो यहाँ से लॉस परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है 30, सीपी हमारे पास कितना है 17430 अपॉन 83 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाता है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफिकेशन के बाद में यहां से कुछ कैंसिल होता है। जैसे 3 से ये कैंसिल हो रहा है ये नंबर, तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 3 1 जा, फिर 83 से ये फिर कैंसिल हो रहा है हाउ मेनी टाइम्स 7 टाइम्स में। तो यहां से हमको देखने को क्या मिल रहा है, यहां से देखने को मिल रहा है 100 अपॉन 7। 100 अपॉन 7 को थोड़ा सा और कैलकुलेट कर दिया, देन 14:2 अपॉन 7%। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
बोला था इंटरेस्ट ऑन 750 फॉर 2 years इज सेम एज द ट्रू डिस्काउंट ऑन 960 ड्यू 2 years। अच्छा, इंटरेस्ट जो 750 रुपए पर है वो इंटरेस्ट सेम होगा ट्रू डिस्काउंट के, जो कि 2 साल के बाद में आपको मिल रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं SI ऑन ₹750। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और ये किसके इक्वल होगा? ट्रू डिस्काउंट ऑन 960 रुपीज। ठीक है, दिस मीन्स जो प्रेजेंट वर्थ है, प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹960 ड्यू 2 years hence is ₹750। तो जो ट्रू डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है वो कितना आ रहा है? 960 से 750 कर दिया माइनस, तो हमें देखने को मिलता है 210 रुपीज। ठीक है, अब हमें क्या जनरेट करना है? अब हमें जनरेट करना है रेट। बोले ना इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम इन बोथ केस इट इज, तो क्या है रेट? क्या है? तो रेट के लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, रेट इक्वल्स टू 100 इंटू ट्रू डिस्काउंट अपॉन यहाँ से प्रेजेंट वर्थ इंटू टी। अब एक्चुअल में है कि यहाँ पर प्रेजेंट वर्थ तो मेंशन नहीं है, तो हम प्रेजेंट वर्थ का काम किससे कराएंगे? सिंपल इंटरेस्ट से। ट्रू डिस्काउंट हमको पता चल रहा है 210 है, अपॉन यहाँ से जो प्रेजेंट वर्थ है वो कितना दे दिया गया है? 750 इंटू कितना है? 2। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाता है, और 25 4 जा 25 3 जा 3 7 जा 2 2 जा, तो 7 2 जा 14%। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है अ ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट 3 hours after starting, which detains it for 1 hour, after which it proceeds at 75% of its original speed. It arrives at the destination 4 hours late. Had the accident taken place 150 km further along the railway line, the train would have arrived only 3:1/2 hours late. Find the length of the trip and original speed of the length। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है। हमने मान लिया कि जो ए है वो क्या है? हमने ऐसा माना, लेट जो ए है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो बी है वो टर्मिनस पॉइंट है। दो चीजें हमने मान ली। एक्सीडेंट भी हो रहा है, तो जो एक्सीडेंटल पॉइंट है वो सी और डी है। ठीक है, सी और डी क्या है? एक्सीडेंट पॉइंट, एक्सीडेंट पॉइंट, एक्सीडेंट पॉइंट। ये हमारे पास चार चीजें आ गई। अब हमने क्या किया है? ये पॉइंट ए आ जाता है, ये पॉइंट बी आ जाता है, ये पॉइंट सी आ जाता है, और ये पॉइंट डी आ जाता है। यहां से 3 आवर्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दिया गया है 150 किलोमीटर। और यहां पर एक जो बोल रहा है आफ्टर विच इट प्रोसीड्स एट 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, 75% ऑफ इस ओरिजिनल स्पीड का मतलब क्या हुआ? 75% परसेंटेज हटाते हैं 100 आता है, 25 से कैंसिल हो रहा है, 3/4। ठीक है, 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, तो 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, ये हमको पता चला। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3/4 स्पीड से जा रहा है तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे पता चलता है कि स्पीड
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो स्पीड है वो टाइम का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर स्पीड टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर 3/4 टाइम से मतलब स्पीड से जा रहा है तो जो ओरिजिनल टाइम टेकन होगा, क्या कहा, ट्रेन वुड टेक 4/3 ऑफ इट्स। अब ओरिजिनल टाइम की जगह हम लोग लिखेंगे यूजुअल टाइम, ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग होगा, यूजुअल टाइम, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अभी बात समझ आ रही होगी। अगर स्पीड यहाँ पर है 3/4 तो 3/4 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो टाइम की वैल्यू, टाइम इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/3, ठीक है। अभी समझ आ गया क्या है, तो यहाँ से 4/3 आ गया है। अब देखो, ट्रेन वुड टेक 4/3 ऑफ इट्स यूजुअल टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4/3 है, 4/3 तो 1 + 1/3 लिखा जा सकता है। देयरफॉर जो 4/3 है, क्या इसको ये नहीं लिख सकते 1 + 1/3, तो 1 आवर जो लग रहा है और 1/3 जो है वो कितना कंसीडर करेगा 1/3 में, अगर देखते हैं, सिंस 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम taken to travel the distance CB, क्या कहा, CB। और ये जो CB है, देखो, इट ट्रेवल्स एट द डेस्टिनेशन 4 आवर लेट लिखा गया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 - 1 मतलब 3 आवर्स, ये हो जाती है इक्वेशन 1। एंड 1/3 of the usual time to travel the distance dB। अब ये जो dB आया, ये देखो फिर इसमें आगे आपको मेंशन कर रहा है, यहाँ पर लिखा गया है ना, रेलवे लाइन, द ट्रेन वुड हैव अराइव्ड ओनली 3:1/2 आवर लेट, ठीक है। तो जब dB की हम बात करते हैं तो dB 1/3 यूजुअल टाइम से अगर है तो 3:-1 2:1/2 आवर्स। फिर देखो, ये 3.5 में से चला गया तो 2.5 बच गया, यानी 3:1/2। इसको चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं, बाकी कंपटीशन है, थोड़ा सा स्पीड रखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। हमने क्या किया, इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, और जैसे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस किया तो हमें CD पता चल जाएगा, कितना पता चल जाएगा, CD। और CD में क्या पता चलेगा, 3 - 2:1/2, देन वी गेट दी 1/2 आवर, ठीक है। यहां से देखते हैं, देयरफॉर जो यूजुअल टाइम टेकन टू ट्रेवल, यूजुअल टाइम टेकन टू ट्रेवल, कितना ट्रेवल कर रहा है CD, 150 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना कंसीडर कर रहा है, ये जो 1/2 आया है, ये 1/2 किसके रिस्पेक्ट में है, 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम। तो ये जो आया है CD, ये आया है 1/3 ऑफ यूजुअल टाइम, और हमने क्या किया, 1/3 को इधर से हटाया तो केवल यूजुअल टाइम बचा, तो 1/3 किसके अपॉन में आ जाता है, 1/2 के अपॉन में आ जाता है, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। ये जो 3/2 हमारे पास आए हैं, 3/2 आवर्स आए हैं, ठीक है। और अब केवल यूजुअल टाइम बचा, ना कि 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम बचा। तो यूजुअल स्पीड अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या आ जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
3/2। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन से मुझे लगता है ये 2 घूम करके ऊपर पहुंच जाएगा और 3 से 3 5 या 50, तो हमें मिल जाता है क्या 100 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन है। तो कुल मिलाकर के जो टोटल टाइम हमारे पास आ रहा है, टोटल टाइम में हमारे पास अब 2 टाइम आ चुके हैं। एक हमारे पास आ रहा है 3 आवर और एक हमारे पास आ रहा है 9 आवर। क्या कहा, एक हमारे पास आ रहा है 3 आवर और एक हमारे पास क्या आ रहा है 9 आवर। तो जो हमारे पास टोटल टाइम आ रहा है वो 3 आवर एंड 9 आवर। 3 आवर तो हमें ये जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो रहा, और जो 9 आवर हमारे पास आ रहा है वो 9 आवर हमारे पास आ रहा है C2B, एंड फिर आगे 2:1/2 और फिर 3/2। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो 3 + 9 = 12 आवर्स। कितना आ जाता है टोटल ट्रेवलिंग टाइम? 3 + 9 = 12 आवर। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ये हो सकता है कि 9 कहाँ से आया आपको कम समझ आ रहा हो, तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखो रेड कलर ले लिया, ठीक है। यहां पर स्टेटमेंट देखो, 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम दिख रहा है, और ये स्टेटमेंट पर जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है वो इक्वेशन 1 सिंप्लीफाई हो रही है। अगर 1/3 को हम अपॉन में भेजें, कहाँ भेज दें, अपॉन में, तो ये जो 1/3 ऑफ यूजुअल टाइम है वो कितना बचेगा, वो केवल बचेगा यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम जो हमारे पास आ रहा है, यूजुअल टाइम किसके लिए, यूजुअल टाइम ऑफ CB के लिए, वो कितना आ जाता है 3/1/3, देन वी गेट दी 9 आवर्स। तो अभी समझ आ रहा होगा कि वो जो 9 आवर आया है वो कहाँ से आया है, वो ये आया है, और 3 आवर ये हमको यहाँ से मिल रहा था। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 12 आवर हो चुका है। अब दूसरा केस जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है लेंथ ऑफ द ट्रिप। तो लेंथ ऑफ द ट्रिप हमें लगता है निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रिप, लेंथ ऑफ द ट्रिप कितना हो जाता है 12 × 100। 12 तो देखो भैया ये वाला है, ठीक है, और 100 हमारे पास ये वाला रहा। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया तो हमें कितना मिल जाता है 1200 किलोमीटर। एक सवाल फिर मन में उठ रहा होगा कि मल्टीप्लाई क्यों करा दिया गया है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। और अगर अब यहां से हमें स्पीड निकालना है तो मुझे लगता है स्पीड भी अब निकाल सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 1200, टाइम हमारे पास कितना है 12, तो कितना आ जाता है 100 किलोमीटर पर आवर। हालांकि निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम लोग पहले ही निकाले बैठे हैं। तो 100 किलोमीटर पर आवर 1200, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत अच्छा सवाल था। अगर नहीं समझे तो इसको एक बार थोड़ा सा बैक में जाना और उसके बाद देखना, और अगर उसके बाद भी नहीं समझ आए तो फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर से इसके लिए एक नया वीडियो बनाऊं और आपको बेहतर तरह से इसे एक्सप्लेन कर पाऊं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 8 years ago Purvi's age was equal to sum of the present ages of her one son and one daughter। 8 वर्ष पहले जो पूर्वी की उम्र है वो उनके एक लड़का और एक लड़की की उम्र के योग के बराबर है, ठीक है। ये 8 वर्ष पहले की बात रही। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट एज निकालनी होगी, किसकी, सन की और डॉटर की। आगे कुछ कंडीशन दी होगी, 5 years hence, तो यहां से दे रहा है 5 years hence, ठीक है। बोल रहा है द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अ डॉटर एंड हर सन दैट टाइम विल बी 7:6। इट मीन्स एज ऑफ सन एंड एज ऑफ डॉटर, ठीक है। तो एज ऑफ सन क्या हो जाएगा 7 है, एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगा एज, देखो गड़बड़ हो गया है, डॉटर पहले है सन बाद में है, और डॉटर पहले सन बाद में, तो ये जो डॉटर
के साथ में रेशियो हो जाएगा वो 7 का चला जाएगा। देखो गड़बड़ हो गया है, ये आ जाएगा 6 से और ये आ जाएगा 7 है। अब आप कहेंगे ए तो नहीं दिया गया है, ये बात बिल्कुल सही है भैया, 7:6 दिया गया तो एक को हमने मान लिया 7 है, एक को हमने मान लिया 6 है, और जब आप डिवाइड कराएंगे तो 6a/7a/6 ए से कैंसिल हो जाता है और 7/6 मतलब 7:6। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर लिख लेते हैं लेट। एज ऑप्शन पता चल गया, एज ऑफ डॉटर पता चल गए। ये 5 years हेंस का है, यानी 5 साल बाद का है। अगर हम इनकी प्रेजेंट एज निकालें, कौन सी एज निकालें, प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो 5 साल आगे यानी 5 साल बाद ये 6 और 7 होंगे, तो 5 साल पहले निकाल लो तो 5 माइनस कर देंगे। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर 7a-5। अब देखते हैं 8 years एगो, 8 years एगो की जब हमने बात की तो एज ऑफ पूर्वी, द एज ऑफ पूर्वी, जो पूर्वी की एज है वो सन के और डॉटर की एज के इक्वल है। प्रेजेंट एज ऑफ सन प्लस प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। अब हमने क्या किया भाई, दोनों को जोड़ दिया तो 7 और 6 मिलकर के हो जाते हैं 13a-10। यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ये 8 years एको का है। अगर हम प्रेजेंट एज ऑफ पूर्वी निकाले, क्या कहा, प्रेजेंट एज ऑफ पूर्वी, तो ये 8 साल पहले का है। अब अगर हमें प्रेजेंट एज निकालना है तो 8 साल बाद, मतलब 8 साल हमें और जोड़ देना होगा। तो जब इसको भी हमने ऐड कर दिया देन वी गेट दी 13a-2। कितना मिल जाता है, 13a-2। अब देखो फिर आगे देखते हैं, इफ पूर्वीज हस्बैंड इज 7 years एल्डर टू हर एंड हिज प्रेजेंट एज इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ देयर सन। अच्छा, जो पूर्वी के हस्बैंड हैं और पूर्वी की एज में 7 साल का डिफरेंस है, मतलब पूर्वी के हस्बैंड 7 साल बड़े हैं पूर्वी से, तो कुल मिला करके कि जो एज का डिफरेंस है वो कितना है, 7 years का है। ठीक है, और एक चीज तो ये पता चली कि 7 years का, और दूसरी चीज हमें ये पता चली कि हिज प्रेजेंट एज इज 3 times ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ देयर सन। इसका मतलब जो पूर्वी के हस्बैंड की एज है, यानी प्रेजेंट एज ऑफ पूर्वीज हस्बैंड, वो 3 times किसका, सन का, और सन की 3 times क्या हो जाएगा, ये देखो 6a-5 ये आ जाता है। अब जो यहां पर आते हैं थोड़ा सा इधर से देखेंगे, ठीक है, इसे कैसे, यहां से देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है द डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पूर्वी, डिफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है, डिफरेंस एज ऑफ पूर्वीज हस्बैंड एंड पूर्वी, वो कितना है, 7 है। तो हस्बैंड 7 साल बड़े हैं तो हस्बैंड को हमने पहले रख दिया, माइनस फिर हमने किसकी एज रख दिया, पूर्वी की एज रख दी है। पूर्वी की एज ये देखो रही 13a-2 इक्वल किसके हो जाता है, 7 के हो जाता है। मल्टीप्लाई करा देते हैं, 18a-15 माइनस 13a+2 इक्वल कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर लिया, 5a इक्वल यहां से 7-2 + 15 देन 5a इक्वल 20 देन a इक्वल हमें कितना मिल जाता है, 4 मिल जाता है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। डॉटर की जो प्रेजेंट एज है, डॉटर की प्रेजेंट एज भैया हमारे पास ये चल रही है प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, तो 7 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 4 माइनस 5, 28 minus 5 then we get the 23, then which option is correct, option B is correct। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो आपका पेपर होगा उसमें आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा और आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने होंगे। इट मींस यू हैव टू अटेम्प्ट 30 क्वेश्चन विद इन दी 45 मिनट्स ऑन दी टाइम ऑफ द 45 मिनट्स। ठीक है, तो अ शॉपकीपर परचेजेस
11 नाइफ्स इन 10 रुपीज। ठीक है भैया, 11 नाइफ्स परचेस कर रहा है कितने में, 10 रुपीज में। तो अगर हम यहां से देखें तो सीपी ऑफ 11 नाइफ्स कितना हो जाता है, 10 रुपीज। पहला, सेल ऑफ देम एट द रेट ऑफ, तो जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 नाइफ्स, देखो लिखा है ना, 10 नाइफ्स फॉर रेट 11, ये कितने में, 11 रुपए में। बोला उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। अच्छा, इस बात को मोटे तौर पर हम लोग समझते हैं पहले इन दो लाइन से। आपने 10 रुपए में 11 पेन परचेस किए और फिर 11 रुपए में 10 पेन आपने सेल कर दिए। तो अगर अमाउंट के बेसिस पर देखें तो 10 रुपए में 11 पेन खरीदे तो 10 रुपए का आपने इन्वेस्ट किया, और फिर जब आपने सेल किया तो 11 रुपए में सेल किया तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 1 रुपए का प्रॉफिट ये मिला, और प्लस आपने 10 पेन सेल कर दिए तो एक पेन भी आपके पास बच गया, मतलब रुपए में भी एक की बढ़ोतरी हो गई और पेन में भी आपके पास एक पेन सेव हो गया। तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। तो लॉस वाले दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। अब या तो बी सही होगा या फिर डी सही होगा। सही क्या है, तो चलो इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, प्रॉफिट या लॉस ये तो एक मोटे तौर पे समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हम ये पूछेंगे कितना प्रॉफिट हुआ तो इसके लिए आपको यूनिट सेम करना होगा। तो यूनिट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 11 नाइफ्स हैं और जो 10 नाइफ्स हैं इनका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ नाइफ्स, और नंबर ऑफ नाइफ्स के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 11 एंड 10 कितना आ जाता है, 110। तो ये आ जाता है 110। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 110 है भैया, 110। ठीक है, तो सीपी ऑफ वन नाइफ अगर हम निकालें तो कितना आ जाता है, 10/11 रुपीज। और अब हम, ये सीपी ऑफ वन नाइफ का है, अब सीपी ऑफ हम कितने का निकालेंगे, 110, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करा दिया, 11 इंटू 110 रुपीज। तो कुल मिलाकर के ये कैंसिल होता है, 10 मिल जाता है, देन वी गेट दी 100 रुपीज। सेम प्रोसेस यहां से होगा। एसपी ऑफ वन नाइफ अगर हम निकालें तो वन नाइफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, आ जाता है 11 नाइफ अपॉन 10। ठीक है, रुपीज। और हम कितने पर निकालेंगे, 110 पर। तो एसपी ऑफ 110 नाइफ्स, और जब फिर हमने नाइफ्स की बात की तो 110 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया तो कितना मिल गया, 121। अब देखो 100 रुपए में 110 नाइफ्स परचेस करता है और 121 रुपए में 110 नाइफ सेल कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसको 21 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है। निकाल भी लेते हैं हम लोग प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालने के लिए हमको करना है एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू कितनी है, 121, सीपी की वैल्यू 100, देन वी गेट दी 21 रुपीज। ये क्या हमारे पास आ जाता है, ये आ जाता है प्रॉफिट। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, क्या निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें देखने को मिलता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है, 100 इंटू 100। ठीक है, तो यानी यहां से हमको कितने का प्रॉफिट होता है, 21% का। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात कही जा रही है, फिर से वही ट्रू डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन है, और टीडी पर आपको मैंने बता रखा है। एक नोट पॉइंट वाली बात जो है वो सबसे पहले जो मोटे तौर पर हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ 10 मंथ दिया गया, यहाँ पर एनएम दिया गया। पर एनएम का मतलब ईयरली बात हो रही है या मंथ में बात हो रही है। इसको भैया ईयर में कन्वर्ट करो। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 12 से डिवाइड करा दिया, तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है 2 5 जा 2 6 जा, तो कुल मिलाकर के हमें देखने को मिल जाता है 5/6 ईयर। अरे भाई 12 मंथ्स में 1 ईयर, तो 1 मंथ 1/12 ईयर, बोथ साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 10 मंथ्स किसके इक्वल हो गया, 10/12 ईयर के इक्वल हो गया। वही तो कर दिया है मैंने। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
बोला था ट्रू डिस्काउंट ऑन द बिल ड्यू 10 months हेंस एट 9% पर एनम इज 600। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट जो है वो कितना हो रहा है, 600 हो रहा है। फिर क्वेश्चन में आगे दिया जा रहा है द अमाउंट ऑफ द बिल इज, बिल का अमाउंट क्या होगा, फॉर्मूला होता है ए आर टी अपॉन 100 इंटू आर प्लस टी। अब हमें क्या करना है, टी डी ट्रू डिस्काउंट 100 हमें दे दिया गया है, ए इंटू वॉट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर आप यहां पर देखेंगे 9% आपको दिया जा रहा है, 9 इंटू वॉट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी अभी उन लोगों ने निकाल लिया 5/6 है, अपॉन 100 इंटू आर 9 प्लस फिर टी 5/6, क्या कहा 5/6। ये फॉर्मूले में यहां पर प्लस होता है और यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। पिछली वीडियो देखेंगे ट्रू डिस्काउंट की, वहां देखने को मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, तो ये कुल मिला करके बच जाता है 40 ए अपॉन 100 प्लस 3 2 जा 3 3 जा, तो 15 अपॉन 2 इंटू 1/2, 2 से फिर मल्टीप्लाई करा दिया, देन वी गेट दी 80 इक्वल्स टू ए अपॉन 215/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो ये देखने को मिलता है 80 इंटू, क्या देखने को मिलता है 80 इंटू 215/2, ये मिल जाता है 40, देन ए इक्वल्स टू 215 इंटू 40, 0 6 8600, 8600 means option B is correct, then which option is correct, option B is correct। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, सुंदर एंड सुभाष आर शेफ इन अ होटल इन 15 minutes, सुंदर कैन कट 112 onions and सुभाष is 125% एज एफिशिएंट एज सुंदर। तो 125% को हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सब चीज एक ही फॉर्मेट पर होनी चाहिए, परसेंटेज हटाया अपॉन में 100 आ गया, और अब हमने क्या किया 5 से 25 से डिवाइड कराया, 25 5 जा 25 4 जा, तो हमें क्या मिल रहा है 5/4 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं, इन 15 minutes सुंदर कैन कट, ध्यान से समझना, सुंदर कैन कट कितने 112 ऑनियंस। ठीक है, अब जो सुभाष है, सुभाष कैन कट 125% ज्यादा एफिशिएंसी है उसके अंदर सुंदर के कंपैरिजन में, तो 112 का 5/4, मुझे लगता है कि जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने पर हमें देखने को मिलता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा, देन वी गेट दी 140, कितना हमें देखने को मिल जाता है 140 ऑनियंस। ठीक है, तो 15 मिनट्स में सुंदर जो है वो 112 ऑनियन काट लेता है और जो सुभाष है वो कितने 140 ऑनियन काट लेता है। ठीक है, अगर दोनों लोग मिल करके काटें, तो दोनों लोग मिल करके अगर काटते हैं तो सुंदर प्लस सुभाष कैन कट कितने कट कर लेंगे 112 प्लस 140, तो मुझे लगता है 252 ऑनियंस इतने कट कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं, One day in a hotel, 42 onions were to be cut. If Sundar and Subhas started work together, then how many hours? घंटे की बात की जा रही है और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मिनट्स की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले अभी हमने देखा 15 मिनट में 252 ऑनियन काट रहे हैं, तो 15 मिनट्स, ध्यान से समझना, 15 मिनट्स इक्वल्स टू 252 ऑनियंस। ठीक है, हम इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे और आपको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए, हम मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आए। इस बार मैंने ब्लू कलर ले लिया, तो हमने यहाँ पर
किससे? 4 से मल्टीप्लाई कराया, और जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई कराया तो बैलेंसिंग के लिए हमने इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट और यहाँ से आ जाता है 1008 ऑनियंस। 60 मिनट ही असल में क्या है? 1 घंटा है। 1 घंटे का मतलब हो गया ऑनियन 1 आवर इक्वल्स टू 1008 ऑनियन। ठीक है, तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है? 1008 ऑनियंस। तो नंबर ऑफ आवर टेकन बाय देम, क्या कहा? कितने कट करने हैं? 4200। तो 4200 हमें कट करने हैं। ध्यान से समझेंगे इस बात को। नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय देम टू कट कितना? 4200। यही तो संख्या दी जा रही है। कितने घंटे लगेंगे? तो 1 घंटे में अगर काटता है 1008, तो 4200 काटने में 1200 अपॉन 1008। भैया इसको क्या कर दो, जरा डिवाइड करा दो, और डिवाइड कराने के बाद में आपको पता चलेगा 4200। यहाँ से आपको पता चलता है अगर मोटे तौर पर देखें और 4200 और 1008, अगर 1 घंटे में 1008 की जगह हम मान लेते हैं कि 1000 प्याज काटता, और 4200 की जगह 4000 काटने होते, तो जब 1 घंटे में 1000 काट रहा है तो 4 घंटे में 4000 काट दे, तो चार तो चारों में है, इसलिए मिनट्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4 टाइम्स में तो चला जाता है, तो 4 टाइम्स में जाता है तो 4032। फिर हमने थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट किया तो हमें देखने को मिलता है 168। अब 168 हमें देखने को मिलेगा 4 आवर प्लस यहाँ से 168 अपॉन 1008 आवर। आप जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 4 आवर प्लस 168 इंटू 60 अपॉन 1008। अब इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो इसके कैलकुलेशन से हमें देखने को मिलता है 4 आवर प्लस 1080 अपॉन 1008 कितने टाइम्स में चला जाता है? 10 टाइम्स में चला जाता है। तो 4 आवर प्लस 10 मिनट्स। तो 4 आवर 10 मिनट्स मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। और जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपको लिंक करता हुआ दिख रहा है HW, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। सेम पैटर्न पर ही है, कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला 20 men गेट अ टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग अ वर्क ऑफ 30 डेज। 20 लोग एक टास्क को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम टोटल टास्क पता करें, क्या कहा? टोटल टास्क। तो भैया 20 इंटू 30 करा लो, कितना मिल जाता है? 600 मिल जाता है। तो टोटल टास्क कितने यूनिट्स होना है? 600 यूनिट्स होना है। ठीक है, अब कुल मिलाकर के फिर आगे देखते हैं। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर एंड फाउंड दैट आफ्टर 20 डेज दे जस्ट कंप्लीटेड 50%। तो 60 का 600 का 50% अगर हम निकालते हैं तो हमें 300 यूनिट्स पता चलता है। ठीक है, 50% यार जस्ट हाफ कर लो, कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। ये जो 300 कार्य कंप्लीट हुआ है, ये वर्क डन इन 20 डेज। तो जो रिमेनिंग बचा वो कितना बच गया? तो जो रिमेनिंग वर्क बचा है, अब 600 होना था, 600 में 300 हो चुका है, तो जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा? 600 में से 300 को माइनस कर दो तो अभी 300 कार्य पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, 300 यूनिट्स। ठीक है, अब हम यहाँ से हमें बताना है कि हमें कितने और एक्स्ट्रा आदमी लगाने पड़ेंगे। आपको एक फॉर्मूला, मैंने टाइम एंड वर्क का एक वीडियो देखना, मैं हर एक वीडियो बताता जा रहा हूँ क्योंकि मॉडल पेपर है, इसलिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो वीडियोस को वॉच करेंगे तो क्लियर कट समझ आएगा। एक फॉर्मूला एक देखना वीडियो टाइम एंड वर्क का। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे M1D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2 अपॉन W2। M1 आपको पता है 20 इंटू D1 कितने दिन? 20 दिन अपॉन W1 300
M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी जा रही है, 20 में कितने आदमी जोड़ दिए जाए। D2 की वैल्यू कितनी जा रही है, 10 दिन में कंप्लीट होना है, अपॉन W2 की वैल्यू कितनी जा रही है, 300 से 300 कैंसिल हो जाता है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाता है, देन वी गेट दी 40 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 20 आ जाती है। इसका मतलब कि हमें अतिरिक्त और कितने लोग जोड़ने होंगे, तो हमें अतिरिक्त 20 लोग और जोड़ने होंगे। देन ऑप्शन 12 इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a train traveling the speed of 75 mile per hour enters a tunnel 3:1/2 mile। 3:1/2 का मतलब हो गया 7/2 miles, ठीक है। long, a train is 1/4 mile long, ठीक है। how long does it take for the train to pass through the tunnel from the moment the front enters to the moment of rear emerges। देखो एक चीज पहले समझना होगा हमें, ये कोई हमारे पास कोई एक टनल है, ठीक है, और कुछ इस तरह से मैंने ये टनल यहां पर बना दी है, ठीक है। ये टनल आपके लिए बन करके तैयार है और यहां पर कोई एक ट्रेन है। ध्यान से अब इस बात को समझना, ये मान लेते हैं ठीक, ये ट्रेन है। अब जब ये ट्रेन इस टनल को क्रॉस करेगी तो भैया एक चीज तो ये क्लियर है ना कि ये ट्रेन का लेंथ और इस टनल का लेंथ कितना दे दिया गया, 3:1/2 माइल। ट्रेन का लेंथ कितना है, 1/2 माइल। तो ये दोनों मिल करके तो ये टोटल लेंथ बन करके तैयार होगा। यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करती है तो वो टनल की लेंथ को क्रॉस करती है और साथ ही साथ अपनी लेंथ को भी क्रॉस करती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 7/2 प्लस 1/4। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको पता चलता है 15/4 माइल्स, ठीक है। स्पीड आप जानते हैं, फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी है, स्पीड 75 माइल पर आवर, ठीक है। तो यहां से हमको देखने को मिलेगा 75 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, 15/4 इंटू टाइम ये हमारे पास रहा। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा 5 इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1 टाइम, देन टाइम इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20, और ये हमारे पास आ जाता है 20 आवर, क्योंकि हर चीज किस में चल रही है, हर चीज चल रही है माइल पर आवर में। किस में चल रही है, माइल पर आवर में। तो क्रॉस 1 आएगा, ठीक है, 1/20। अब यहां पर अगर ऑप्शन देखते हैं तो कोई भी टैली नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 23 जा कितना, 23 जा 60, देन 23 जा, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे द एज ऑफ मैन आफ्टर 15 ईयर्स। ये एक व्यक्ति है 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर, 15 ए का मतलब है आफ्टर 15 ईयर्स, ये 4 टाइम्स हो जाता है। द एज ऑफ मैन 15 ईयर्स बिफोर, 15 साल के पहले भी लिख दिया, बिफोर जो इसकी एज थी उसका ये 4 टाइम्स हो जाएगा, जो एज अब आपको यहाँ पर मिलने वाली है, इस जगह पर जो एज मिलेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बाई ऑप्शन पिक करते हैं। देखो व्यक्ति की एज 10 साल नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम इसकी एज 10 मान भी लेते हैं तो फिर 15 साल पीछे कैसे जाएंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल केस है। 15 का हमने ले लिया तो 15 साल अगर हम पीछे, इसकी एज हमने 15 ले ली, 15 साल पीछे जाएंगे तो इसकी एज हो गई 0, और 0 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, वो भी तर्कसंगत नहीं है। 20 भी सेम रीजनिंग से 25 को देखो देखते हैं, 15 साल पीछे गए तो ये 10 बचा,
और 25 में जब 15 जोड़ दिया तो ये हो गया 40, और 10 का 4 टाइम्स देखो 40 है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को पॉज करेंगे, पीछे ले जाएंगे और फिर से इसको देखेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इफ बुक्स ब्रॉट एट प्राइस 150 to 400। अच्छा, जो बुक्स खरीदी जा रही हैं वो इस रेंज में खरीदी जा रही हैं, ठीक है। और फिर बोलता है सोल्ड द प्राइस रेंजिंग फ्रॉम, अच्छा जिस रेंज में बेची जा रही है वो रेंज हमारे पास ये रही। बोला है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट सेलिंग 15 बुक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पॉसिबल प्रॉफिट अगर हमें चाहिए तो हम कम से कम में खरीदें, अधिक से अधिक में बेचें, तभी हमें पॉसिबल प्रॉफिट होगा। तो जो हम सीपी लेंगे वो कैसा होना चाहिए? लीस्ट होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और कम से कम के लिए 150 इंटू 15, देन वी गेट दी 2250 रुपीज, ठीक है। और अब ये लीस्ट प्राइस हो गया। अब जब सेलिंग प्राइस की बात होगी तो ये फिर कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम के लिए सेलिंग प्राइस यहाँ पर देखो 450 है, तो 450 इंटू 15 जीरो, 450 इंटू 15, यहाँ से 5, फिर 67, ठीक है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट की ही तो रिक्वायरमेंट है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है। फॉर्मूला क्या है? एस पी माइनस सी पी। एस पी की वैल्यू 6750, 2250। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया, 4500। ये क्या है? आउटपुट आ गया 4500। क्वेश्चन नंबर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 16 की तरफ। अ पर्सन बॉट 4 आर्टिकल्स फॉर रेट 15 एंड सोल्ड 6 आर्टिकल्स। यार फिर वही बात है, 25 रुपए का उसको हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब एसपी ज्यादा है और सीपी कम है, पहली चीज। अब प्रॉफिट तो हमने यहाँ पर लिख दिया 25 रुपीज, एसपी पता चल जाए, सीपी पता चल जाए। आर्टिकल को पहले सेम करना होगा। एक 4 आर्टिकल यहां देखने को मिल रहा है और 6 आर्टिकल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? टोटल आर्टिकल्स पता करने होंगे। इसके लिए एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 कितना आ जाता है? 12 आ जाएगा। एलसीएम ले लो, 12 आएगा, 24 नहीं आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। अब 12 आएगा तो हम क्या करेंगे? सीपी ऑफ 4 आर्टिकल्स 15 रुपए है, तो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल 15/4, और हमें चाहिए कितना? 12। तो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, भैया बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करा दिया? 12 से। 4 3 जा 12, यूनिट रूल लगाया है, 45 रुपीज आ गया। सेम प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं क्या? एसपी, एसपी ऑफ 6 आर्टिकल्स कितना हो जाता है? 25। तो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल 25/6। तो एसपी ऑफ 12 आर्टिकल क्या कर दिया? बोथ साइड 12 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, तो कितना मिल जाता है? 50 रुपीज आ जाता है। अब ये हमारे पास क्या है? एसपी है, ये है सीपी। तो एसपी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? एसपी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कितनी? एसपी की वैल्यू आ जाती है, एक चीज को समझना होगा, अभी यहां से प्रॉफिट हटा रहे हैं, ठीक है। एसपी की वैल्यू कितनी आ जाती है? 50। सीपी की वैल्यू कितनी आ जाती है? 45। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 रुपए का, ठीक है। ध्यान से समझना, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 रुपए का। अब ये जो 5 रुपए का प्रॉफिट है, ये एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है 12 आर्टिकल को सेल करने पर। मेरी बात को समझना, ये जो 5 रुपए का प्रॉफिट है, ये 5 रुपए का जो प्रॉफिट जा रहा है, ये जा रहा है 12 आर्टिकल्स को सेल करने पर। तो 1 रुपए का प्रॉफिट हमको मिलेगा 12/5 आर्टिकल को सेल करने पर। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जिसमें कि हमें वो 25 की जरूरत थी, 25 से हमने करा दिया मल्टीप्लाई, तो
12/5 into 25, 5 5 जा, then we get the 60 rupees। तो सॉरी ये आर्टिकल चल रहा है, ठीक है, रुपीज नहीं है, ये क्या है, आर्टिकल है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 60 आर्टिकल, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है हमारे सामने। बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो एसपी जो है वो 4/3 है किसका, सीपी का। तो एसपी अपॉन सीपी क्या आ जाता है, 4/3 आ जाता है। तो हमने मान लिया कि जो एसपी है वो क्या है, 4x है, जो सीपी है वो क्या है, 3x है। क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट इन ट्रांजेक्शन, परसेंटेज के फॉर्म पर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो 4 रुपए में, 3 रुपए में खरीदा, 4 रुपए में बेच दिया, तो भैया उसको तो प्रॉफिट ही हो रहा है, ये बात सही है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया, 4x में से 3x को माइनस कर दिया तो x आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, x से x हो जाता है कैंसिल, 100/3, देन वी गेट दिस 16:2/3। नहीं भाई 16 नहीं आएगा, 33 आएगा, ये पूरा गड़बड़ है। यहां से जब डिवाइड कराएंगे तो 33, बहुत घटापीटी हो गई भाई। 33:1/3%, ये क्या होगा, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। 33:1/3, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ये एक्चुअली ये जो लिख दिया था ये 50 निकल रहा था, 50/3%, जबकि है क्या 100/3। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 5 years, इट विल बिकम 5 times इन। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, और वो फॉर्मूला क्या है, SI इक्वल्स टू PRT/100। अब प्रिंसिपल हमको चाहिए, तो प्रिंसिपल तो हमने मान लिया कि प्रिंसिपल P है, ऐसा हमने मान लिया है, ठीक है। R गिवन नहीं किया गया है, और T जो है टाइम, बोल रहा है इफ द मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3 times ऑफ इट सेल्फ इन 5 years, 5 है अपॉन 100। जो सम ऑफ द मनी, सम ऑफ द मनी का मतलब समझ रहे हो, सम ऑफ द मनी का मतलब हो गया कि वो अमाउंट की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, अमाउंट की। और अमाउंट का मतलब हो गया कि मूलधन धन ब्याज, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस SI, ये मिल करके किसके इक्वल हो गया, ये मिल करके हो गया इसके इक्वल। अब ये जो प्रिंसिपल प्लस SI है, ये टोटल मिल करके कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3 times। 3 times का मतलब हो गया प्रिंसिपल का 3 times, तो ये हो गया 3P। तो प्रिंसिपल तो P हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बच रहा है, 2P बच रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बच रहा है, 2P। तो यहां से अब जो हमें देखने को मिल रहा है, उस फॉर्मूले में इसको हमने हटा दिया, और यहां पर आ जाता है 2P इक्वल्स टू P इंटू R इंटू 5/100। यहां से P से ये P हो जाता है कैंसिल, 5 से ये हमने कैंसिल किया तो 20, देन R इक्वल्स टू 40%। R कितना आ गया, 40%। नाउ कह रहा है कि वही अमाउंट कितने टाइम्स हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए। तो जो अमाउंट है, अमाउंट हो रहा है 5 टाइम्स। अब अमाउंट का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस SI इक्वल्स टू 5P। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 4P। और सिंपल इंटरेस्ट जो 4P बन रहा है उसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या है, P R पता है, T बोल रहा है ना कितने साल में, तो T/100 इक्वल्स टू 4P। ये P से ये P कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, तो जब कैलकुलेट किया तो बना T/10 इक्वल्स टू 1, देन T इक्वल्स टू 10 years। Then which option is correct? Option B is correct. Which option is correct? Option B is correct. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं,
इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम, अब ये देखो ये फिर एक क्वेश्चन है और ये देख रहे हैं कि होमवर्क ये देखिए किस तरह से ब्लिंक कर रहा है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बात कही जा रही है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है इफ द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ पी Q and R is 9, 10, 4 and the age of P after 3 years is 39। अच्छा, age of P after 3 years, 3 साल के बाद जो P की एज है वो 39 है। देन फाइंड द सम ऑफ एज Q and R बिफोर 2 years। ठीक है, तो जो द रेशियो ऑफ द एजेस P रेशियो Q रेशियो R जो है 9 रेशियो 10 रेशियो 4 है। तो हमने मान लिया कि जो P है वो 9x है, जो Q है वो 10x है, जो R है वो 4x है। P की चर्चा की जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है एज ऑफ P आफ्टर 3 इयर्स, जो P की वर्तमान उम्र है 3 साल उसमें और जोड़ दिया तो 3 साल के बाद अब ये हो गए 39 के। तो 9x 36, 3 को ट्रांसफर किया माइनस किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। बोल रहा है तो सम ऑफ एजेस ऑफ Q एंड R। तो नाउ सम ऑफ एजेस Q एंड R, तो Q हो गए 10x, R हो गए 4x बिफोर 2 इयर्स, 2 साल पहले। तो ये तो अभी इनकी करंट एज है ना, ये जो है ये इनकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, प्रेजेंट एज। तो 2 साल पहले का मतलब 2 इससे माइनस कर दो, 2 इससे माइनस कर दो, इन सबको योग के फॉर्म पर रखो। तो यहां से 14x माइनस 4, यहां से 14 इंटू 4 माइनस 4, यहां से 4 हो जाता है कॉमन, 14 माइनस 1 तो 4, 13, देन वी गेट दी 52। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है विदाउट स्टॉपेजेस अ ट्रेन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस विद एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेजेस इट कवर्स द सेम डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स पर आवर द ट्रेन स्टॉप्स। ठीक है, कोई बात नहीं, कितने घंटे ट्रेन स्टॉप ले रही है हमें ये जरा पता करना है। तो हमने मान लिया लेट द ट्रेन मतलब कुल मिलाकर के जो डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो डी है, डी किलोमीटर। देयरफॉर आप एक फॉर्मूला अच्छी तरह से जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से हम टाइम जनरेट कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाता है, स्पीड आ जाता है। अब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से दो चीजें जनरेट होंगी। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर कट समझ आए। एक को हमने ले लिया डार्क ग्रीन, ये जो डार्क ग्रीन है ये आपको बताएगा क्या, ये आपको बताएगा विदाउट स्टॉपेज टाइम टेकन, विदाउट विदाउट ये देखो है ना स्टॉपेजेस, विदाउट स्टॉपेजेस टाइम टेकन। डिस्टेंस तो डी थी और स्पीड क्या है 80, एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। तो एक हिस्सा तो ये जनरेट हो गया और दूसरा हिस्सा इसको मैंने क्या किया कि रेड कलर ले लिया है, और रेड कलर लिया तो यहां से आपको देखने को मिलता है, यहां से देखने को मिलता है विद स्टॉपेजेस टाइम टेकन। और ये कितना टाइम टेक कर रहा है, डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो डी अपॉन 60। तो टोटल स्टॉपेजेस जो हैं हमारे पास, टोटल
स्टॉपेज टाइम पता कर सकते हैं आसानी से। हम क्या करेंगे, विदाउट स्टॉपेज में से स्टॉपेज को क्या कर दो, माइनस कर दो, पता चल जाएगा। मुझे लगता है d/20 कॉमन हो रहा है, तो 1/3 माइनस 1/4, और थोड़ा सा कैलकुलेट किया तो d/20 यहाँ से आ जाता है 12, तो कुल मिलाकर के और मल्टीप्लाई कराया, देन वी गेट दी 240, d/240। तो ये हमारे पास आया टोटल स्टॉपेज टाइम। अब स्टॉपेज टाइम पर आवर की अगर हम बात करें, क्या कहा, स्टॉपेज टाइम पर आवर की अगर हम बात करें तो आपको पता चलेगा d/240 स्टॉपेज टाइम पर आवर की बात कर रहे हैं, और ये विदाउट स्टॉपेज है तो विद स्टॉपेज ये हमारे पास आ रहा है, ये आ जाएगा d/60। तो यहाँ से d से ये d कैंसिल हो जाता है, ये आपको पता चलता है 60/240, देन वी गेट दी 1/4, क्या 1/4 आवर। और अगर 1/4 आवर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 60, तो ये बदल जाता है मिनट्स में, 4 से कैंसिल हुआ, देन वी गेट दी 15, देन वी गेट दी 15 मिनट्स, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आगे हम लोग क्या सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास आ रहा है, और इसका देखो ये यहाँ पर एक फॉर्मूला भी ये मैंने आपको निकाल करके दे दिया है, ये सीधे आपको स्पीड देगा, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, और ये पूरा यही सेम क्वेश्चन है। तो डिफरेंस ऑफ द स्पीड निकाल लो, S1 और S2, डिफरेंस ऑफ द स्पीड अगर हमने निकाला तो 80 और 60 का डिफरेंस कितना आ गया है, 20 आ गया है, अपॉन फिर स्पीड विदाउट स्टॉपेज, स्पीड विदाउट स्टॉपेज कहाँ पर है, स्पीड विदाउट स्टॉपेज 60 है, तो ये आ गया। और इसको हमने क्या कर लिया, विदाउट स्टॉपेज तो 80 है भाई, विदाउट स्टॉपेज 60 नहीं 80 है, तो ये, तो यहाँ पर क्या आ गया, 80 आ गया, सीधे कैंसिल किया तो 1/4। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, और ये ट्रिक भी आप इसे याद रखेंगे, यही सेम क्वेश्चन ही है, वहीं कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस निकाल लो स्पीड का, और फिर विदाउट स्टॉपेज से डिवाइड करा दो तो स्टॉपेज टाइम आपके पास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12, sorry 22 है, क्वेश्चन नंबर 22। A work is started by a man and it assumed that he will finish the work in 11 days if working alone। ठीक है, एक आदमी काम शुरू करता है और उसको लगता है कि अगर वो अकेले ही काम करेगा तो कितने दिन में, 11 डेज में वो टास्क को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, बहुत गहराई से समझना। ईच सब्सिक्वेंट डे अ न्यू मैन ज्वाइन द वर्क, प्रत्येक दिन एक नया आदमी जुड़ता है। इन हाउ मैनी डेज द 4 टाइम्स द ओरिजिनल वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में ओरिजिनल वर्क का 4 गुना जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। इफ आफ्टर द 8th डे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क नो न्यू मैन विल बी फर्दर एडेड, 8 दिन के बाद में कोई भी नया आदमी नहीं जुड़ेगा। प्रत्येक दिन एक नया आदमी जुड़ता है, लेकिन 8 दिन के बाद में कोई भी नया आदमी नहीं जुड़ता है। तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 1 डे वर्क ऑफ अ मैन। ध्यान से समझना, क्या आ जाएगा, मान लिया कि 1 यूनिट है, तो जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क इन 11 डेज कितना हो जाता है, 11 यूनिट्स हो जाता है। फिर बोल रहा है if on each subsequent day a new man joined, ठीक है, अगर हर अगले दिन एक नया आदमी जुड़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, द वर्क ऑन सेकेंड डे, ध्यान से समझना, द वर्क ऑन सेकेंड डे, भाई पहले दिन एक तो दूसरे दिन 2 यूनिट कार्य होगा, 2 लोग हो गए ना,
द वर्क ऑन थर्ड डे 3 यूनिट होगा, द वर्क ऑन फोर्थ डे 4 यूनिट होगा, और इसी तरह से यह क्रम बढ़ता जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, कब तक जाएगा? 8 दिन तक के लिए जाएगा। देन द फर्स्ट 8 डेज टोटल वर्क 1 + 2 + 3 से लेकर के +8 तक सबको आप ऐड कर लीजिए, और जब आप सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है? 36 मिल जाता है। हालांकि इसके लिए एक फॉर्मूला भी बता देते हैं, 1 + 2 + 3 से लेकर के अगर n टर्म्स आपको ऐड करने हैं तो इसको शॉर्ट में समेशन n लिखते हैं, और ये फॉर्मूला होता है n + 1/2। हमें जिसे 8 तक ऐड करना है तो यहाँ पर n की जगह पर क्या आ जाएगा? 8 और 1 9, 2 से डिवाइड करा दिया, 8 × 9/2, तब भी 36 आ रहा है। अदरवाइज आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 36 जो 8 दिन का कार्य है वो कितना है? 36 यूनिट्स है। ठीक है, अब जो टोटल वर्क हमें परफॉर्म कराना है, टोटल वर्क जो परफॉर्म कराना है वो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है ओरिजिनल वर्क का। ठीक है, ओरिजिनल वर्क का, और जो ओरिजिनल वर्क हमारे पास है वो क्या है? वो भैया 11। देखो यही तो है, अ मैन इज स्टार्टेड, अ वर्क इज स्टार्टेड बाय अ मैन एंड इट इज एज्यूम दैट इट ही विल फिनिश द वर्क इन 11 डेज। 11 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो 11 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, तो जो ओरिजिनल कार्य है वो 11 रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 44 टोटल वर्क हमें 44 क्या करने हैं? परफॉर्म कराना है। ठीक है, मेरी बात को गहराई से समझना। ये इक्वेशन 1 हो जाती है, ये इक्वेशन 2 हो जाती है। अब 8 दिन लगातार कार्य हुआ तो 36 यूनिट कार्य हो चुका है। तो जो हमारे पास रिमेनिंग वर्क बच रहा है वो रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है? 44 - 36, तो कुल मिलाकर के हमारे पास बच रहा है 8 यूनिट्स। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। The remaining 8 units of work will be computed in 1 more day as 8 men are employed in the work। तो जो टोटल टास्क हमारा कंप्लीट होगा वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 9 डेज में। क्या कहा? रिमेनिंग 8 यूनिट ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 1 मोर डे एज 8 men आर एम्प्लॉयड इन द वर्क। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, 9 जनरेट होगा। ठीक है, फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो देन फील फ्री to share with me this doubt. I will try to prepare a next video for this particular question. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या रहा? 23। बोला देयर इज अ 40% इंक्रीजेज ऑन सम इन 8% एट द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹8,000 आफ्टर 3 years एट द सेम डेट। तो भैया रेट हमें पता चल जाए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला जानते हैं, PRT अपॉन क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। ठीक है, ये किसका है? ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है। 40% की क्या हो गई है? बढ़ोतरी हो गई है। तो सिंपल इंटरेस्ट 40% को हमने उसमें ले लिया और प्रिंसिपल हमने x ले लिया। r हमारे पास आ रही है और ये 8 ईयर्स आ जाता है, ये आ जाता है 100। ठीक है, यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि 100 से 100 हो गया कैंसिल। अब यहाँ से 5 8 5 जा 40, x से x कैंसिल हो गया तो r की वैल्यू क्या आ गई? 5%। अब एक आपके मन में दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार 40% आगे से क्या? देखो 40% का हो रहा है इंक्रीमेंट। हमने ऐसा एज्यूम कर रखा है कि जो प्रिंसिपल है वो x है, तो x का जब 40% निकालोगे तो आ जाता है 40x/100। इसको और आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो मान लो कि प्रिंसिपल है 100, तो फिर जो सम होगा अमाउंट वो हो जाएगा 140। 40% की हो गई बढ़ोतरी, 40% में 100 तो हो गया उसका प्रिंसिपल अमाउंट, और 40 ही तो उसका जाएगा क्या? सिंपल इंटरेस्ट। इसलिए यहाँ पर क्या आया? 40 आ जाए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ
कि आपको चीज़ें क्लियर कट समझ आ गई होंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जबकि हमने आर निकाल लिया है तो ऐसा ही निकाल सकते हैं इस अमाउंट के लिए, पी आर टी अपॉन 100। यहां से क्या देखने को मिलता है, 80 इंटू 15 कितना आ जाता है 1200। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1200। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हुए हैं, पेशेंस रखेंगे और अब हम लोग फटाफट 30 क्वेश्चन ही हमें करने थे, तो 24 नंबर तक हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता करना है, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ दिस ड्यू दिस हेंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम इज। अच्छा, प्रेजेंट वर्थ हमें निकालना है। प्रेजेंट वर्थ के लिए बेटा फॉर्मूला आप जानते हैं, 100 इंटू अमाउंट अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं इसके लिए तो ट्रू डिस्काउंट की वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, उसको वॉच करना अच्छे से, पता चल जाएगा। 100 इंटू अमाउंट आपको दिया जा रहा है किस अमाउंट पर, 2112 अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी। आर क्या है हमारे पास 8 इंटू टी, अगर हम देखें तो 3:1/2। ये जो इस तरह से लिखा होता है इसका मतलब होता है 3:1/2, यानी हो जाता है 7/2। तो ये क्या हो जाता है 7/2, 2 4 जा। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, 2112 इंटू 100 अपॉन 128। भाई 7 4 जा 28 में 100 जोड़ दिया तो 128। और अब 128 को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद में आपको देखने को मिलेगा 1650 रुपीज़। ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने के बाद में आपको इतना देखने को मिलेगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 है ए रन्स। अब देखो जो इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना, ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है 2:1/3। तो कहा जा रहा है 3 2 जा 6 और 1 7/3। द ए रन्स 2:1/3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ठीक है, ये हो जाते हैं ए, ये हो जाते हैं बी, दोनों की स्पीड दे दी गई है 7/3 और 1। अगर हम इसको और बेहतर तरह से लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 और 3। ठीक है, अब बोल रहा है B goes 44 मीटर देन A स्टार्ट। जब B 44 मीटर चला जाता है तब A स्टार्ट करता है। हाउ फॉर मस्ट द विनिंग पोस्ट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ A सो दैट A एंड B रीच इट। अच्छा, एट द सेम टाइम कहाँ पर रखा जाए किसको, विनिंग पोस्ट को, कि दोनों लोग साइमल्टेनियसली पहुंच जाए। तो इसका मतलब ये जो 7:3 आ रहा है स्पीड से, पहले हमें इसके मतलब को समझना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रेस 7 मीटर की है तो उस 7 मीटर की रेस में देखो लिखा है ना B goes 44 मीटर देन A स्टार्ट्स। अगर कोई रेस 7 मीटर की है तो A 4 मीटर पहले ही गेन कर चुका है। अगर कोई रेस इन, लिख देते हैं, इन रेस ऑफ 7 मीटर A गेन्स 4 मीटर ओवर B। ठीक है, क्यों, क्योंकि B की स्पीड कम है। फिर देखो दैट इज 4 मीटर आर गेन्ड बाई A इन रेस ऑफ 7 मीटर। तो अब हमें कितना देखना है 44 मीटर। हमने क्या किया, बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करा दिया है, बोथ साइड हमने ये जो 4 मीटर है और ये जो 7 मीटर है बैलेंसिंग के लिए, और ये सब तो अपनी जगह पर रहेगा, तो बैलेंसिंग के लिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। बैलेंसिंग के लिए हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई करा दिया है, ये ले लेते हैं, हमने मल्टीप्लाई करा दिया है 11 का। और अब आप बोलेंगे सर 11 का ही मल्टीप्लाई क्यों, तो 11 का मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि हमें क्या कंसीडर करना है 44 मीटर कंसीडर करना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 44 मीटर की ये जो मतलब B गोज 44 मीटर देन A स्टार्ट, तो A स्टार्ट कर रहा है
तो ये विनिंग पोस्ट कहाँ पर होनी चाहिए, 77 मीटर। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है व्हेन द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस इट इज 60%। अच्छा, हमने मान लिया कि जो सीपी है वो क्या है, 100% है। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर, जो कि क्या है, 60% है। तो जो प्रॉफिट दिया जा रहा है वो 60 हो जाता है। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो प्रॉफिट 60% हो गया। तो जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अरे भाई, अगर प्रॉफिट का मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो आप यही तो बोलते हैं कि एसपी माइनस सीपी। तो इस सीपी को हमने उठा करके एलएचएस में भेज दिया, तो एसपी की वैल्यू क्या आ गई, सीपी प्लस प्रॉफिट। अब यहां से जो सीपी आ रहा है वो आ रहा है 100, प्रॉफिट आ रहा है 60, तो कितना आ जाता है 160। ये क्या है हमारे पास, एसपी है 160। अब प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा है, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। जब इसको किस पर कैलकुलेट किया जाए, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाए। तो भैया जनरली होता क्या है कि जब ये फॉर्मूले की जब हम बात करते हैं तो जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं वो निकलता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लेकिन हमसे जो प्रॉफिट परसेंटेज निकलवा रहे, बस यही है नोट पॉइंट वाली बात, वो किसके रिस्पेक्ट में निकलवा रहे हैं, सेलिंग प्राइस पर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100। अगर वो सेलिंग प्राइस नहीं बोलता तो फॉर्मूला फिर यही लगता जो कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं। कुल मिला करके अब हम फॉर्मूला भैया लगा रहे हैं। प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 60 आ जाता है, एसपी कितना है 160 आ जाता है, और साथ में आ जाता है 100। कुछ कैंसिल वैंसिल होता है, 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाता है, 4 4 जा 25 4 जा, और फिर यहाँ से हमने देखा 2 2 जा 2 3 जा, तो यहाँ से आपको 75 अपॉन 2, देन वी गेट दी 37.5। 37.5 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 अपने पास ये रहा, बोला सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम। ठीक है, दो आर्टिकल हैं जिनका सेलिंग प्राइस क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड सेकेंड आर्टिकल 20% लॉस। अच्छा, ठीक है। इफ सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज 7560 देन सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल हमने लिया, ठीक है, और सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम। तो ये फर्स्ट आर्टिकल हो गया, ये सेकेंड आर्टिकल हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। अब जो फर्स्ट आर्टिकल है, ये फर्स्ट आर्टिकल 20% प्रॉफिट पर है, जो सेकेंड आर्टिकल है वो 25% लॉस पर है। जब हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस का मतलब ये हुआ कि सीपी कम है, सीपी ज्यादा है, एसपी कम है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो परसेंटेज का साइन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाते हैं, ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ताकि पता रहे ये लॉस हो रहा है, प्लस लाइन लगा देता है पता चल जाए प्रॉफिट हो रहा है। तो ये फॉर्मूला बनता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, 25 4 जा, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सी पी अपॉन 4 इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है एस पी को इधर ट्रांसफर कर दिया, सी पी माइनस सी पी बाई 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3/4 CP। तो कुल मिलाकर के SP अपॉन CP की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। अब मान लेते हैं कि जो SP है वो 3 है x, और जो CP है वो क्या है 4x, ऐसा हमने मान लिया। बोल क्या रहा है, इफ द CP ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज दिस,
सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल के लिए सॉल्व किया और जो सेकेंड आर्टिकल का सीपी है वो हमारे पास कितना आ रहा है 4x है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 7560 है, तो x की वैल्यू मुझे लगता है आसानी से आ सकती है। 4 1 जा 4, 3 रिमेनिंग बचा, 4 8 जा 32, 4 9 जा 1890, कितना 1890। तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस। भैया इसी वैल्यू को उठाइए और उठा करके कहाँ रख दीजिए, इसके अंदर रख दीजिए। फिर देख लेते हैं, तो जो SP है वो क्या आ जाता है 3x, 3 इंटू 1890 क्या जाता है 1890। मल्टीप्लाई करा देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में ये हमें देखने को मिलता है कितना सेलिंग प्राइस 5670, कितना 5670। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से 20 एकदम सही था। सेलिंग प्राइस क्योंकि वो बोल रहा है कि दोनों का सेम है, स्टार्टिंग में कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, तो इसका भी सेलिंग प्राइस यही जनरेट हो जाएगा। माइनस कॉस्ट प्राइस हमको पता करना है, इसलिए इसको हम टच ही नहीं करेंगे, अपॉन CP इंटू 100। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ से 25 चा 100, तो CP अपॉन माइनस CP, ठीक है, ये एकदम सही है। फिर इधर ट्रांसफर कर दिया CP अपॉन 5 प्लस CP 5670, 56 CP 6 अपॉन 5 CP इक्वल्स टू 5670। और इसको हमने थोड़ा सा और कैलकुलेट किया तो CP की वैल्यू आपको देखने को मिल जाती है 5670 इंटू 5 अपॉन 6। भैया इसको कैंसिल करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा 4725 रुपीज। कितना 4725 रुपीज। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन C इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन C इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बात कही जा रही है, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है गुड्स वर बॉट फॉर रेट 600 एंड सोल्ड द सेम डे फॉर, अच्छा इतने में खरीदता और इतने में बेच देता है, एट द क्रेडिट ऑफ 9 months एंड दस गेनिंग 2%, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमसे बात कर रहा है, तो देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। सेलिंग जो है SP है वो है 102% ऑफ 600 का, बोले ना 2% उसको गेन हो रहा है, तो सेलिंग इसको हमने परसेंटेज को हटाया तो 102 अपॉन 100 इंटू 600, कैंसिल किया 612 आ जाता है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमको पता चल गया है, सेलिंग प्राइस हमको पता चल गया है। नाउ अभी जब वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन हमें ट्रू डिस्काउंट का मिला था वहां पर बताया था प्रेजेंट वर्थ जो SP है वही असल में प्रेजेंट वर्थ में तब्दील हो जाएगा, समझने का अंतर है। और जो सम है हमारे पास, सम ड्यू वो कितना आ रहा है 688.50 रुपीज, ठीक है। तो हम लोग ट्रू डिस्काउंट आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रू डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ड्यू में से हम माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वर्थ को, और जैसे ही हमने माइनस किया तो हमें देखने को मिलता है रुपए 76.50। यहां से 10 सिंपल इंटरेस्ट ऑन 612 फॉर, यार ये जो 9 मंथ्स है ना इसको, क्योंकि यहाँ पर एनम दिया जा रहा है, मतलब पूछ रहा है पर एनम में, तो 9 मंथ्स को हम क्या करेंगे ईयर में तब्दील कर लेते हैं, तो 9/12। और यहाँ से हमें देखने को मिलता है 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 फॉर 3/4 ईयर इज कितना 76.50 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं PRT अपॉन 100। हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं 76.50 इक्वल्स टू, यानी प्रिंसिपल कितना था 612 इंटू R हमसे कंफर्म करवा रहा है, इंटू
यहाँ से आ जाता है 3/4 अपॉन ये आर है, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। मुझे लगता है कि अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया तो डेसिमल हटा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 7650, 612 इंटू 3/4 आर। ये सब पूरा जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आर की वैल्यू आपको देखने को मिलती है 7650 इंटू 4 अपॉन 612 इंटू 3। तो आर की वैल्यू आ जाती है 16:2/3%। 16:2/3% मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, क्योंकि आपको पता है 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने होंगे। बोल रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 60। 3 पर्सन तो मान लिया कि एक पर्सन ए है, दूसरा बी और तीसरा सी है। इन तीनों की एज का सम क्या है, 60 ईयर्स है। अब बोल रहा है आउट ऑफ विच वन इज हैविंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। अच्छा ठीक है, एक की एज क्या है, 18 ईयर्स है। तो हमने मान लिया कि ए की एज कितनी है, 18 ईयर्स है, ठीक है भाई। तो ए हो जाते हैं 18 प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 60। तो b प्लस सी मुझे लगता है कि ये आ जाते हैं 42। रिमेनिंग ऑफ 2 इज 3:2। अब अगर ये बात सही है तो जो b की एज है वो 3x हो जाती है, जो c की एज है वो 2x हो जाती है। तो 3x प्लस 2x इक्वल्स टू क्या मिल जाता है, 42 मिल जाता है। यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, यहां से हमें देखने को मिलता है 3 और 2 5x इक्वल्स टू 42। अगर हम डिवाइड कराते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में जा रहा है और एज कभी डेसिमल में नहीं हो सकती है, ठीक है। या तो फिर उसको, क्योंकि ईयर में ही है, एक काम करो, इसको 18 की जगह इसको यहाँ से करो 20। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो ये आ जाता है 20, तो ये आ जाता है 40, ये फिर आ जाता है 40, ये फिर आ जाता है 40, ये फिर आ जाता है 40। और अब x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट पर्सन। यंगेस्ट पर्सन तो एक की एज 20 साल, ए की एज 20 साल रही, बी की एज हमने यहाँ पर रखी x की वैल्यू तो 24 हो गई, और c की वैल्यू हो गई 16। तो देखो हमारा आंसर टैली हो पा रहा है 16। और जो पहले डेसिमल में जा रहा था वो डेसिमल में वो उसको मंथ में भी कन्वर्ट कर रहा है। तो मंथ में कन्वर्ट करने का मतलब ऐसे समझो 42/5 हमने किया तो 8.4 मिला। इसका मतलब 8 साल 4 महीने, और 8 साल 4 महीने फिर वो मंथ्स में हमारे पास कुछ डेटा ही नहीं है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर रहा है, और यहाँ 18 की जगह क्या रहा है, रहेगा 20 रहेगा, तभी हमारा आंसर टैली होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये रहा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 8 ईयर्स मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर। फिर बोल रहा है द मदर इज 22 ईयर्स ओल्डर देन द सन, व्हाट विल बी द एज ऑफ द फादर एंड फादर आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, देखते हैं भाई क्या हो सकता है। तो हमने क्या किया, मान लिया लेट जो प्रेजेंट एज हम ले रहे हैं किसकी किसकी, फादर की, मदर की और सन की, वो क्या क्या है, एक्स वाई और जेड है। अब देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम ऑफ प्रेजेंट एज, क्या कहा, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन, फादर एंड सन। मेरी बात को गहराई से समझिए, यहां से देखिए, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 8 ईयर्स मोर मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर से 8 साल ज्यादा हैं ये लोग।
तो कुल मिलाकर के मदर में 8 साल ऐड कर देंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देन x प्लस जेड इक्वल्स टू वाई प्लस ए, ये इक्वेशन 1 हो जाती है। फिर आगे बोल रहा है, क्वेश्चन में कुछ और भी बात कह रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है मदर्स एज, ठीक है। देखो यहाँ पर मदर इज 22 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, तो मदर्स एज जो है वो है सन्स एज और प्लस 22, यानी सन में 22 साल और जोड़ दें तो वो माता की उम्र के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाती है y इक्वल्स टू जेड प्लस 22, ये हो जाती है इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, जब फर्स्ट और सेकेंड को हमने कैलकुलेट किया तो x प्लस जेड इक्वल्स टू वाई की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू रख दी, z प्लस 22 और प्लस 8, ठीक है। ये इस y की जगह पर ये वाली वैल्यू रखी हुई है जो ये है, तो यहाँ नहीं z से z हो जाता है कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाती है 30 आ जाती है। अब ये जो x की वैल्यू 30 साल आई है, तो फादर की किसकी वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एज ऑफ फादर आफ्टर 4 ईयर्स। फादर की एज क्या थी x 30 साल, बोला 4 साल के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, तो भैया फादर 34 साल के हो जाएंगे, 4 साल और ऐड हो जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो फाइनली जो है एक कड़ी मेहनत के बाद में ये पूरी सीरीज कंप्लीट होती है। अभी एक ही मॉक टेस्ट पेपर तैयार हुआ है, अगर समय रहेगा, हालांकि एक पोल भी मैंने रन करवाया हुआ है, उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस पर ज़्यादा काम करना है, आरएनएमसी पर या फिर एएनएमसी पर। तो लगातार उसमें जो है वो वोटिंग हो रही है, और अभी तो एएनएमसी का पल्ला थोड़ा सा ज़्यादा भारी चल रहा है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आरएनएमसी के लिए भी कुछ कर पाऊँ। अगर कोई वीडियो नहीं आता है तो इसी वीडियो को वॉच करिएगा, इसमें जो है सीपीक्यूएस एमपीटीएस के सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, कुछ अपनी तरफ से भी हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। हालांकि कुछ और भी न्यू वीडियोस आते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस ऑल।